तो चलिए स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 की अकाउंटेंसी का फर्स्ट चैप्टर कवर करने वाले हैं। सारी चीजें जो इस चैप्टर में हम लोग बहुत अच्छे से कवर करेंगे। आप लोग नए नए क्लास 10 से 11 क्लास में आए हैं तो आपके लिए थोड़ी चीजें मुश्किल हो सकती हैं, कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं, बट आई डेफिनेटली ट्राई टू रिजॉल्व इट। उसको कितना मैं सिंपल कन्वर्ट कर पाऊंगा, आई डेफिनेटली ट्राई टू डू दैट। यहाँ पे आपके पास बहुत सारी ऐसी टर्म्स होंगी जो आपके लिए नहीं होंगी, मैं डेफिनेटली आपको सारी चीजों के बारे में समझाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग अकाउंटिंग के डेफिनेशन पे मूव करते हैं कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है। और इस डेफिनेशन को आप लास्ट में देखिए, इस डेफिनेशन को हम रीड करते हैं, बट इस डेफिनेशन को समझने के लिए आपको पूरे चैप्टर का वेट करना पड़ेगा। पूरा चैप्टर जैसे जैसे चलता जाएगा आपको ये डेफिनेशन बहुत इजीली क्लियर होती जाएगी। शुरू में आपको लगेगा कि यार इस डेफिनेशन में क्या बोल रहे हैं, हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। एक बार रीड करते हैं, देखिए। डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग अकॉर्डिंग टू आर.एन. एंथनी, accounting is the art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money, transactions and events which are in part at least of financial character and interpreting the results thereof। अब क्या मतलब हुआ इसका, कुछ नहीं समझ में आया सर, हमें कुछ नहीं समझ में आया एग्जैक्टली इस डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है। और जनरली ऐसा ही होता है, जब हम लोगों ने भी पहली बार पढ़ा था तो ऐसा ही हुआ, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको समझ में आएंगे जब आप इस चैप्टर पे थोड़ा सा आगे मूव करोगे। देखिए, एसेंशियल एलिमेंट्स एंड मेन फीचर्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। अब हम लोग देखते हैं कि अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है बेसिकली। ठीक है, इन चीजों को स्टार्ट करने से पहले देखो, अकाउंटिंग का क्या मतलब होता है। आपने देखा होगा कि आसपास कोई आपकी दुकान होगी, कोई बिजनेस होगा। अब ये जो बिजनेस है ये किस मोटिव के लिए वर्क कर रहा है? ऑब्वियसली प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट मोटिव के लिए वर्क कर रहा है। भाई ये कुछ मुनाफा कमाना चाहता है, प्रॉफिट कमाना चाहता है, जब भी तो ये बिजनेस काम कर रहा है। और दूसरा, ये जो बिजनेसमैन है ये सारी ट्रांजैक्शंस का सिस्टमैटिक रिकॉर्ड भी मेंटेन रखता होगा। जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उसका सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ये मेंटेन, क्योंकि सारी चीजें हम याद नहीं रख सकते, एवरीथिंग वी कैन नॉट रिमेंबर, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करके सारी चीजों को रखना पड़ता है। तो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करता होगा। और इसके पास, इसको ये भी मालूम होगा कि इसके कितने एसेट्स हैं और कितने इसके लायबिलिटीज हैं। एसेट्स का मतलब यहां स्टूडेंट्स आप समझिए कि जो बिजनेस की प्रॉपर्टीज होती हैं, जिनको यूज करके बिजनेस मनी जनरेट करता है, पैसा कमाता है, उन प्रॉपर्टीज को हम लोग बिजनेस की एसेट्स बोलते हैं। और लायबिलिटीज का मतलब होता है ऐसा पैसा जो कि बिजनेस ने कहीं से बोरो किया है, कहीं से मांगा है, जो बिजनेस पे डेब्ट है, कर्जा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लायबिलिटीज बोलेंगे। तो हमारे बिजनेस में हमारे पास कितने के एसेट्स हैं, कितने की लायबिलिटीज हैं, इसका भी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हमारे पास होता है। तो ये जो तीनों काम मैंने आपको बताए हैं कि प्रॉफिट लॉस निकालना, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड को मेंटेन करना, एसेट्स और लायबिलिटी हमारे पास कितनी है इसकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन रखना, ये सारा काम एक अकाउंटेंट करता है। देखो, छोटी दुकान में तो वो खुद कर सकता है, लेकिन कोई बड़ी कंपनी होती है जिनका लाखों करोड़ों का टर्नओवर होता है, लाखों करोड़ों जो पैसों में डील करते हैं, तो वहां पे ये सारा काम कौन करता है, अकाउंटेंट करता है। और ये सारा काम अकाउंटिंग में किया जाता है। तो आपको याद रखना है, अकाउंटिंग का कोई भी आपसे पूछ ले कि अकाउंटिंग में क्या होता है, तो सर अकाउंटिंग में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस निकालना सीखते हैं, अकाउंटिंग में हम लोग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना सीखते हैं, और अकाउंटिंग में हम ये भी देखते हैं कि हमारे पास बिजनेस में कितने के एसेट्स हैं और कितने की लायबिलिटीज हैं। इसका भी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हम लोग अकाउंटिंग में रखते हैं, जिसको हम लोग फाइनेंशियल पोजीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल पोजीशन। तो फाइनेंशियल पोजीशन मतलब जब आप ये चेक कर रहे हो कि आपके बिजनेस में कितने के एसेट्स हैं और आपके बिजनेस में कितने की लायबिलिटीज हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल पोजीशन। और जब आप ये चेक करते हो कि कितना का आपको प्रॉफिट हुआ या कितने का आपको लॉसेस हुआ, तो उसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो बेसिकली फाइनेंशियल पोजीशन और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ठीक है, दोनों ही चीज आप अकाउंटिंग से फाइंड आउट करते हो। ठीक है, तो ये चीजें हमें पता लग गई। अब अकाउंटिंग जो है वो आर्ट भी है और साइंस भी है। आर्ट क्यों है? क्योंकि अकाउंटिंग जो वर्क है वो टोटली अकाउंटेंट पे डिपेंड है। अकाउंटेंट अपने क्रिएटिविटी से, अपने एक्सपीरियंस से, अपनी नॉलेज से अकाउंटिंग वर्क को करता है। जैसे आप आर्टिस्ट होता है, आर्टिस्ट को आप बोलेंगे कि ये काम कीजिए, तो आर्टिस्ट अपना दिमाग लगा के उस चीज को करेगा, अलग तरीके से उस चीज को करेगा। वैसे ही अकाउंटिंग आर्ट इसीलिए है क्योंकि जो भी अकाउंटिंग वर्क होता है वो अकाउंटेंट अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से करता है, अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से करता है। अकाउंटिंग जो है साइंस भी है। साइंस इसलिए है क्योंकि ये सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। यहां पे क्या होता है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, सारी चीजें वेल प्रेस्क्राइब्ड होती हैं, इसीलिए क्या है ये सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। यहां पे आप ट्रांजैक्शंस को क्या करते हो, रिकॉर्ड करते हो, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। अब आप बोलेंगे सर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस क्या होती है? देखिए, ट्रांजैक्शंस जो होती हैं दो टाइप की हो सकती हैं। ट्रांजैक्शंस कैन बी फाइनेंशियल एंड ट्रांजैक्शन कैन बी नॉन फाइनेंशियल। अब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या होती हैं? ऐसी ट्रांजैक्शंस जिसके अंदर मनी का इन्वॉल्वमेंट है, जिसके अंदर पैसे का इन्वॉल्वमेंट है,
ऐसी ट्रांजेक्शन को हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। और ऐसी ट्रांजेक्शंस जिसके अंदर मनी का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जिसके अंदर पैसे का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ऐसी ट्रांजेक्शंस को हम लोग बोलते हैं नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो ये बेसिकली नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, वो अकाउंटिंग में यूजलेस होती है, हमें कोई मतलब नहीं है नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का। जैसे कोई ऑनेस्ट है, काइंड है, पोलाइट है, हमें क्या मतलब है? अकाउंटिंग को क्या मतलब है किसी का ऑनेस्टी, पोलाइटनेस, काइंडनेस से? कोई मतलब नहीं है। अकाउंटेंट को तो अपना प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है, तो उसके लिए उसको सिर्फ किसकी जरूरत होगी? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस की। ठीक है, तो यहां पे हम लोग सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जो मनी के फॉर्म में एक्सप्रेस की जा सकती है। ठीक है, फिर हम लोग करते हैं ट्रांजेक्शन को क्लासिफाई, समराइज। अब क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? देखिए, क्लासिफिकेशन में क्या होता है, जैसे हम लोग स्कूल में जाते हैं ना, तो यहां पूरी क्लास 9th बैठती है, यहां पूरी क्लास 10th बैठती है, यहां पूरी क्लास 11th बैठती है, तो ये भी क्या है? क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है एक जैसी ट्रांजेक्शंस को, एक जैसे इवेंट्स को आप एक जगह रिकॉर्ड करते हो, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? क्लासिफिकेशन। जब आप सेम नेचर की ट्रांजेक्शंस को एक जगह रिकॉर्ड कर लेते हो तो दैट इज क्लासिफिकेशन। और जो ये क्लासिफिकेशन होता है, ये स्टूडेंट्स याद रखेंगे कहां होता है? लेजर में। लेजर क्या होता है सर? एक टी शेप अकाउंट होता है। लेजर क्या होता है? एक टी शेप अकाउंट होता है जिसकी एलएचएस साइड डेबिट साइड होती है और आरएचएस साइड क्रेडिट साइड होती है। अब किसी ट्रांजेक्शन को डेबिट साइड का रिकॉर्ड करना है या क्रेडिट साइड, ये डिपेंड करेगा कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस पे, जो आप आगे जाके पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है जिसको ये डिपेंड करेगा कि ट्रांजेक्शन को डेबिट साइड रिकॉर्ड करें या उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करें क्रेडिट साइड। तो यहां जब आप क्लासिफिकेशन करोगे, देखिए ये लेट्स सपोज कि पूरा राम का अकाउंट आपने बनाया, ये पूरा आपने श्याम का अकाउंट बनाया, तो राम से रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शंस आप राम के अकाउंट में लिखोगे, श्याम से रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन आप श्याम के अकाउंट में लिखोगे। तो क्या कर रहे हो आप? ये क्लासिफिकेशन कर रहे हो, एक जैसे ट्रांजेक्शंस को एक जगह पे रिकॉर्ड कर रहे हो, तो दैट इज नोन एज क्लासिफिकेशन। और फाइनली जब आप इनका फाइनल बैलेंस निकाल लोगे, आपने राम से टोटल कितना लेना है, श्याम से टोटल कितना लेना है, फाइनल बैलेंस निकाल दिया और इन फाइनल बैलेंसेस को एक जगह रिकॉर्ड कर दिया, भाई राम से मुझे इतना लेना है, श्याम से मुझे इतना लेना है। तो जब आप इन लेजर्स, ये देखिए दो लेजर हो गए, लेजर मतलब अकाउंट, तो ये दो अकाउंट हो गए, इनका आपने टोटल कर लिया, उनके टोटल को आपने एक अलग जगह रिकॉर्ड कर दिया, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। क्या बोलेंगे? ट्रायल बैलेंस, जिसके अंदर आप इन ट्रांजेक्शंस को समराइज करोगे। समराइज का मतलब क्या होता है? एंड रिजल्ट निकालोगे, कंक्लूजन निकालोगे कि आपको किससे कितना लेना है, तो दिस इज नोन एज समराइजिंग। और समराइजिंग किसके अंदर की जाती है? ट्रायल बैलेंस के अंदर, क्योंकि अगला ही हमारा स्टेप क्या है? समराइजिंग। तो समराइजिंग किसके अंदर की जाएगी? ट्रायल बैलेंस के अंदर की जाएगी। उसके बाद इंटरप्रिटेटिंग द रिजल्ट। इंटरप्रिटेशन द रिजल्ट मतलब आप इन रिजल्ट्स को इस तरीके से प्रेजेंट करोगे कि जो आपकी पार्टीज हैं, जो आपके इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, जो यूजर्स हैं, उनको इजीली ये चीजें समझ में आ जाए। और फाइनली यहां पे आप प्रॉफिट एंड लॉस की भी कैलकुलेशन करोगे। प्रॉफिट एंड लॉस जब आप कैलकुलेट करते हो तो आप एक चीज याद रखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन के लिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। और ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, ये आपकी 3 टाइप की होती हैं। जो पहला जो होता है वो होता है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा जो होता है वो होता है पीएनएल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा जो आपकी होती है वो होती है बैलेंस शीट। तो बेसिकली ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट जो होते हैं, इन दोनों अकाउंट्स की हेल्प से आप अपने बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं। मतलब आप अपने बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को चेक कर रहे हैं। और जो बैलेंस शीट है, इस बैलेंस शीट में आप इस तरीके से आपकी बैलेंस शीट बनती है, जिसमें जो एलएचएस है वो लायबिलिटी होती है और जो आरएचएस होती है वो आपकी सारी एसेट्स होती हैं। तो ऊपर आपका हेडिंग आ जाता है बैलेंस शीट, तो यहां पे आपके सारे एसेट्स रिकॉर्ड होते हैं और यहां पे आपकी सारी लायबिलिटीज रिकॉर्ड होती हैं। एसेट्स लायबिलिटीज क्या होते हैं हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। तो इस बैलेंस शीट से आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि आपके पास कितने की लायबिलिटीज हैं और कितने के आपके पास एसेट्स हैं। तो इसीलिए ये बैलेंस शीट हमें फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताएगी। किसके बारे में? Financial position. What is financial position? Financial position is the position of assets and liabilities in the business. What is financial performance? It is the profit and loss. How much business have earned? How much profit is being earned by the business? How much losses are suffered by the business? तो profit and loss निकालेंगे तो financial performance, और assets और liabilities को जब हम लोग चेक करेंगे तो that is financial position. एंड फाइनली क्या करते हैं हम, इन जो भी हमने प्रॉफिट एंड लॉस निकाला है इसको कम्युनिकेट करते हैं यूजर्स तक। अब यूजर्स कौन होते हैं हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यूजर्स तक इसीलिए कम्युनिकेट करना होता है ताकि यूजर्स इसके हिसाब से डिसीजंस ले सके। ठीक है, तो ये यहां पे हमने कुछ अकाउंटिंग के एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़े। ठीक है, देन वी विल गोइंग टू सी कि नेक्स्ट स्लाइड में क्या है कि व्हाट आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के क्या फीचर्स है। अब इन फीचर्स को आप ध्यान से समझ लेंगे तो आप एडवांटेजेस, ऑब्जेक्टिव, सब चीजों को बहुत इजीली कवर अप कर लेंगे। तो देखते हैं सबसे पहला फीचर क्या है। अकाउंटिंग आर्ट भी है,
अकाउंटिंग साइंस भी है। आर्ट क्यों है? क्योंकि अकाउंटिंग अकाउंटेंट पे डिपेंड करती है, अकाउंटेंट की क्रिएटिविटी पे डिपेंड करती है। साइंस क्यों है? क्योंकि अकाउंटिंग एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, इसमें भी प्रिंसिपल है साइंस की तरह, इसमें भी बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल नॉलेज है, तो ये एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, इसीलिए जो हमारी अकाउंटिंग है वो क्या है? साइंस है। ठीक है, उसके बाद सेकंड काम क्या करते हो आप? ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हो। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, अब फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऐसी ट्रांजेक्शन होती है जिनको आप मनी के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, और आप जनरली इन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हो। इन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया कहां किया जाता है? तो ध्यान रखेंगे, ट्रांजेक्शन की जो आप रिकॉर्डिंग करते हो वो किस में रिकॉर्ड करते हो? जर्नल, एक बुक होती है जिसको हम लोग जर्नल बोलते हैं। तो यहां इस बुक में जो सारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती हैं उनकी रिकॉर्डिंग की जाती है। जर्नल में आप ट्रांजेक्शंस को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हो। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब सीक्वेंस वाइज, बिल्कुल जो ट्रांजेक्शन पहले हुई उसको पहले, जो ट्रांजेक्शन बाद में हुई है उसको बाद में। तो जब भी आप ट्रांजेक्शंस को जर्नल में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हो तो हम उसको क्या बोलते हैं? जर्नलाइजिंग। क्या बोलेंगे? जर्नलाइजिंग। याद रखेंगे स्टूडेंट्स, काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जर्नलाइज। तो जर्नल में क्या होता है? बेसिकली ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। कौन सी ट्रांजेक्शंस? जिनको आप मनी के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, मतलब फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। फाइनली रिकॉर्डिंग आप उन्हीं ट्रांजेक्शंस की करोगे जिनको आप मनी के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन हमने अभी देखा, क्लासिफिकेशन हम लोग किसमें करते हैं? लेजर। लेजर क्या होता है? नथिंग बट अ टी शेप अकाउंट। एक टी शेप अकाउंट होता है, वहां पे हम लोग ट्रांजेक्शंस को क्लासिफाई करते हैं। एक नेचर के ट्रांजेक्शंस को एक अकाउंट में डालते हैं, राम की सारी ट्रांजेक्शंस राम के कॉलम में, शाम की सारी ट्रांजेक्शन शाम के कॉलम में। तो इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट? क्लासिफिकेशन। एक डिटेल्ड वीडियो अकाउंटिंग साइकिल पे इस चैनल पे अवेलेबल है, आप प्लीज, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको दे दूंगा, आप इस वीडियो के बाद प्लीज उस वीडियो को जाके देख लीजिए, आपको सारी चीजें बहुत इजीली क्लियर हो जाएंगी। तो हमने देख लिया ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है जर्नल में, ट्रांजेक्शन को क्लासिफाई करना है लेजर में, फाइनली आपको क्या करना है? इन ट्रांजेक्शन से एंड रिजल्ट निकालना है। क्या बना देना है आपने? ट्रायल बैलेंस। हमने अभी पीछे डिस्कस किया था ट्रायल बैलेंस। सारे जो लेजर के बैलेंसेस होंगे, भाई राम से मुझे इतना लेना है, श्याम से मुझे इतना लेना है, मोहन से मुझे इतना लेना है, इन चीजों का जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होगी उस डिटेल्ड इंफॉर्मेशन को क्या बोलेंगे हम? समराइजिंग। इस तरीके से आप इन डेटा को प्रेजेंट करोगे कि मैनेजमेंट और यूजर्स बहुत इजीली इन डेटा को देख के रिजल्ट्स निकाल सकें। इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट, फाइनली यहां पे आप क्या करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन करोगे, कितना आपके पास प्रॉफिट हुआ है या कितने आपके पास लॉस हुआ है। यहां पे आप बैलेंस शीट भी बनाओगे और बैलेंस शीट से आपको पता लग जाएगा कि बिजनेस के पास कितने के एसेट्स हैं और कितने की बिजनेस के पास लायबिलिटीज है। आप इस तरीके से इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाओगे कि ताकि जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, जो यूजर्स हैं, अब हम नेक्स्ट स्लाइड में ही देखने वाले हैं कि यूजर्स कौन होते हैं। वो यूजर्स जैसे उसके ऑनर हो सकते हैं, एम्प्लॉयज हो सकते हैं, मैनेजमेंट हो सकती है, क्रेडिटर्स हो सकते हैं, बैंकर्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज हो सकती हैं, पब्लिशिंग एजेंसीज होती हैं। वो जो एजेंसीज हैं वो इन सारी इंफॉर्मेशन को बहुत इजीली समझ सके, इस तरीके से आपने अकाउंटिंग को बनाना है। दैट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट। सो प्रॉफिट एंड लॉस निकालना, बैलेंस शीट बनाना और उसको इजी तरीके से प्रेजेंट करना। फाइनली क्या करोगे? आपने जो भी ये प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह कैलकुलेट किए हैं ये सारे यूजर्स तक कम्युनिकेट करोगे ताकि यूजर्स उस हिसाब से डिसीजंस को ले सके। यूजर्स तक कम्युनिकेट करोगे ताकि यूजर्स उस हिसाब से डिसीजंस ले पाए कि इस बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना है या नहीं करना, या इस बिजनेस को लोन देना है या नहीं देना, ताकि यूजर्स डिसीजन ले पाए। इसीलिए जो भी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस होगी वो सारा आप किसको कम्युनिकेट करोगे? यूजर्स तक कम्युनिकेट करोगे। तो हमने यहां पे देखा आर्ट है, साइंस है, रिकॉर्डिंग होती है, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, क्लासिफिकेशन करना है, समराइजिंग करना है, इंटरप्रिटेशन करना है एंड फाइनली यूजर्स तक कम्युनिकेट करना है। देन who are the users of the accounting information? यूजर्स का मतलब होता है जिनको हमारे बिजनेस में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंटरेस्ट होता है। ऑल दोज पर्सन्स एंड पार्टीज हु हैव ईदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरेस्ट इन द बिजनेस। दोज हु आर हैविंग द डायरेक्ट इंटरेस्ट आर द इंटरनल यूजर। जिनको बिजनेस में डायरेक्ट इंटरेस्ट है वो इंटरनल है, और जिनको इनडायरेक्ट इंटरेस्ट हमारे बिजनेस में है वो हमारे बिजनेस के एक्सटर्नल यूजर्स है। तो हमें मालूम चल गया इंटरनल यूजर्स वो यूजर्स होते हैं जिनको हमारे बिजनेस में डायरेक्ट, भाई मतलब कल को हमारे बिजनेस में कुछ भी होता है तो सबसे पहले जो इंपैक्ट होगा वो इंटरनल यूजर्स को होगा, उसके बाद इनको होगा एक्सटर्नल यूजर्स को होगा। तो इंटरनल यूजर्स में हमारे दो पार्टीज आते हैं, ऑनर्स। भाई ऑनर ने पैसा लगाया है, हार्ड एंड मनी बिजनेस में लगाया, तो ओनर को मालूम होना चाहिए ना उसका जो बिजनेस है वो प्रॉफिट कमा रहा है या लॉसेस कमा रहा है। तो ओनर तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्टी है जिसको बिजनेस में इंटरेस्ट होगा। उसके बाद मैनेजमेंट। मैनेजमेंट भाई ऐसे लोग जो बिजनेस को चला रहे हैं, जो अल्टीमेटली जिनके कंधों पे बिजनेस को चलाने का भार है, तो मैनेजमेंट को भी इसलिए बिजनेस के बारे में मालूम होना चाहिए, इसलिए बिजनेस में इंटरेस्ट होगा ताकि वो उस हिसाब से पॉलिसीज और डिसीजन मेकिंग कर सके। ठीक है, बिजनेस की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, प्रॉफिट लॉस वगैरह को देखते हुए ये जो मैनेजमेंट है ये अपने डिसीजन को ले पाए। अगर बिजनेस अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो भाई इनको क्या डिसीजन
डिसीजंस लेने की जरूरत पड़ेगी कि बिजनेस अच्छे से परफॉर्म करने लग जाए, तो इसीलिए मैनेजमेंट को भी बिजनेस में इंटरेस्ट होगा। तो ओनर और मैनेजमेंट ये दोनों हमारे कौन से यूजर्स हुए, हमारे इंटरनल यूजर्स। अभी हम लोग देख लेते हैं कि हमारे एक्सटर्नल यूजर्स कौन कौन से होते हैं, तो लिस्ट हम लोग बना लेते हैं। देखिए एक्सटर्नल यूजर में हमारे कौन कौन हो जाएंगे, जो भी हमारे इंप्लॉयज होंगे वो हमारे एक्सटर्नल यूजर्स हो जाएंगे, जो भी इन्वेस्टर्स होंगे एक्सटर्नल यूजर हो जाएंगे, जो भी बैंकर्स होंगे वो एक्सटर्नल यूजर होंगे, जो भी गवर्नमेंट होगी वो एक्सटर्नल यूजर होगी, टैक्स अथॉरिटीज होंगी वो भी एक्सटर्नल यूजर होंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी पब्लिशर्स होंगे, रिसर्चर्स होंगे या पब्लिशर्स होंगे, ये भी हमारे एक्सटर्नल यूजर्स होंगे। तो बेसिकली इनको क्यों इंटरेस्ट होता है हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में, हम लोग इसको स्टडी करते हैं। देखिए इंप्लॉयज को क्यों इंटरेस्ट होता है, क्योंकि इंप्लॉयज को इस ऑर्गेनाइजेशन से प्रॉफिट्स मिल रहे हैं, प्रॉफिट्स इन द सेंस कि इनको सैलरी मिल रही है, इनको बोनस मिल रहे हैं, तो इनको इसलिए इंटरेस्ट है ताकि इनको ये इंश्योरिटी रहे कि इनको टाइम टू टाइम सैलरी बोनस वगैरह मिलता रहेगा, इसीलिए इनको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट है। उसके बाद इन्वेस्टर्स को क्यों इंटरेस्ट है, ताकि ये डिसीजन ले पाए कि हमारे बिजनेस में पैसे को इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। तो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे तो डिपेंड करेगा, अगर हमारा बिजनेस लॉस मेकिंग होगा तो कोई क्यों हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा। देन इस बैंकर को क्या इंटरेस्ट है, ताकि ये डिसीजन ले पाए कि लैंडिंग करनी है या नहीं करनी। लैंडिंग मतलब लोन्स, तो अगर हमारे बिजनेस में प्रॉफिट्स होंगे तो ही तो वो लोन देंगे, अगर हमारा बिजनेस लॉस मेकिंग बिजनेस है तो वो हमें लोन नहीं देंगे। तो ये डिसीजन ये बैंकर ले पाए कि लोन देना है या नहीं देना, इसीलिए इनको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी। गवर्नमेंट, भाई ये सोशल वेलफेयर के लिए हम लोग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, जैसे हर बिजनेस को कुछ काम सोशल वेलफेयर के लिए करना होता है, कहीं कोई बिजनेस ऐसा काम तो नहीं कर रहा कि वो सोसाइटी के लिए हार्मफुल हो, क्योंकि कोई गलत काम तो सोसाइटी में नहीं हो रहा है बिजनेस के द्वारा, तो ये चीज इंश्योर करे, इसलिए गवर्नमेंट को भी हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट है। टैक्स अथॉरिटीज को क्यों इंटरेस्ट है, क्योंकि इनको टैक्स कलेक्ट करना है, तो टैक्स कलेक्शन करना है, इसीलिए इनको हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट है। ये जो टैक्स कलेक्शन होता है ये प्रॉफिट्स पे होता है, तो इनको चाहिए कि हमारे बिजनेस में कितने प्रॉफिट्स में मालूम हो, ताकि उस हिसाब से ये लोग टैक्स को कलेक्ट कर पाए। जैसे जीएसटी वगैरह होता है, कॉर्पोरेट टैक्स होता है, तो ये जो टैक्सेस होते हैं वो बिजनेस को देना पड़ता है गवर्नमेंट को, ठीक है। तो टैक्स अथॉरिटीज को टैक्स कैलकुलेशन के लिए चाहिए। पब्लिशर, रिसर्चर्स, ये क्या होते हैं, टाइम टू टाइम न्यूज़पेपर वगैरह में कोई एडिटोरियल डाल दिया, कोई आर्टिकल डाल दिया, तो ये आर्टिकल एडिटोरियल्स के चलते इनको हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट है। सक्सेस स्टोरीज वगैरह भी टाइम टू टाइम आर्टिकल्स वगैरह डालते रहते हैं, तो इसीलिए इनको भी हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट है कि ताकि इस हिसाब की कोई रिपोर्ट वगैरह पब्लिश करनी हो तो ये कर पाए। इसके बाद क्रेडिटर्स होते हैं जो हमें उधार पे सामान बेचते हैं, तो क्रेडिटर्स को क्यों इंटरेस्ट है, क्रेडिटर्स को इसलिए इंटरेस्ट है ताकि वो ये इंश्योर कर पाए कि उसका जो पैसा है वो डूबेगा नहीं। अगर मैंने किसी से उधार पे सामान लिया है तो वो व्यक्ति मेरे लिए क्रेडिटर होगा, क्योंकि मुझे उसको पैसा देना है, तो उसको अगले को ये मालूम होना चाहिए ना कि मैं कितना रिलायबल हूं, कहीं मैं उसका पैसा लेके तो नहीं भाग जाऊंगा, कहीं मैं उससे सामान लेके तो नहीं भाग जाऊंगा। तो इस चीज की इंश्योरिटी के लिए उसको भी मेरे बिजनेस में इंटरेस्ट होगा कि भाई टाइमली उसको पैसा मिल जाए। एंड फाइनली सोसाइटी जो है, सोसाइटी भी हमारे एक्सटर्नल यूजर है। सोसाइटी को क्या जरूरत है भाई, अल्टीमेटली जो बिजनेस है वो सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज कर रहा है, तो सोसाइटी के जो रिसोर्सेज है वो सही जगह लग रहे हैं या नहीं लग रहे, कहीं उन सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज करके सोसाइटी में कुछ गलत काम तो नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से सोसाइटी को भी बिजनेस में इंटरेस्ट होता है। तो वी हैव सीन कि व्हाट आर द इंटरनल यूजर होते हैं, जो जिनको डायरेक्ट इंटरेस्ट होता है और जिनको इनडायरेक्ट इंटरेस्ट होता है, दोस आर द एक्सटर्नल यूजर्स। नाउ लेट्स सी व्हाट एल्स, देन इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव्स, मैंने आपको पीछे बोला था कि अगर आप चीजों को, आप फंक्शंस को समझ लेंगे तो ऑब्जेक्टिव्स आपके लिए बहुत इजी होगा। तो देखिए, टू कीप द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, सब चीजों का सिस्टमैटिक रिकॉर्ड अकाउंटिंग क्या करती है, रिप्लेस करती है मेमोरी को, रिप्लेस करती है मेमोरी को। सर इसका क्या मतलब है, मतलब आप हर चीज को याद नहीं रख सकते ना बच्चे, हर चीज को कैसे याद रखोगे, लाखों करोड़ों की ट्रांजैक्शन कैसे याद करोगे, नहीं रख पाओगे। इसलिए अकाउंटिंग क्या करता है, सारी चीजों का सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करता है, और जब सारी चीजों का सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन होता है तो फाइनली क्या होता है, आपको याद रखने की चीजें जरूरी नहीं है, आप प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हो। प्रॉफिट एंड लॉस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, बाय मेकिंग द ट्रेडिंग अकाउंट एंड P&L अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, P&L अकाउंट बनाते हो, उसके हेल्प से क्या करते हो, प्रॉफिट एंड लॉस के डिटरमिनेशन करते हो। तो यहां पे लिखा है बाय प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। फाइनली आप फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन क्या होता है, देखिए आप बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हो, तो मैं आपको बैलेंस शीट, मैंने आपको ऑलरेडी समझाई भी है। बैलेंस शीट क्या होती है, इस तरीके की एक स्टेटमेंट होती है जिसमें आप LHS साइड सारी लायबिलिटीज रिकॉर्ड करते हो और RHS साइड सारे एसेट्स को रिकॉर्ड करते हो। तो फाइनली सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पे, एसेट्स सारे रिकॉर्डेड है, सारी लायबिलिटीज यहाँ पे रिकॉर्डेड है। तो आपको क्या मिल जाती है, आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन मिल जाती है कि आपके पास कितने के एसेट्स अवेलेबल है और आपके पास कितने के लायबिलिटीज अवेलेबल है। देन इज द प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, यूजफुल इन्फॉर्मेशन टू द ओनर्स, इन्वेस्टर्स एंड वेरियस पार्टीज। यस, ये हमने अभी कवर किया है कि अकाउंटिंग हेल्प से
आप रिजल्ट्स को कम्युनिकेट करते हो यूजर्स तक, ताकि यूजर्स क्या कर पाए, वाइज डिसीजन उसके बेसिस पे ले पाए। तो आप इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी देते हो, आप अपने बिजनेस की प्रोग्रेस को भी चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आपने 2017 के प्रॉफिट निकाल लिए, ठीक है, फिर आपने 2018 के प्रॉफिट आपने कैलकुलेट कर लिए, फिर आपने 2019 के प्रॉफिट्स भी कैलकुलेट कर लिए। तो आप यहां पे क्या कर सकते हो, कंपैरिजन कर सकते हो, एक साल को पिछले साल, उससे पिछले साल से रिजल्ट्स को कंपेयर किया जा सकता है। और जब आप रिजल्ट्स का कंपैरिजन कर सकते हो तो आप अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हो कि भाई आप डाउनफॉल हो रहे हो या आप अच्छी तरक्की कर रहे हो, या आपके प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं या आपके प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं। ये वाली सारी चीजें आप यहां पे कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको एग्जैक्ट रीजन पता लग जाएंगे कि आपके प्रॉफिट एंड लॉसेस के पीछे क्या रीजन है, किन किन कारणों से आप अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हो, अगर लॉसेस कमा रहे हो तो क्या क्या रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको लॉसेस हो रहे हैं। तो ये सारे भी आपको अकाउंटिंग की हेल्प से पता लग जाएंगे। फाइनली कोई एरर और फ्रॉड वगैरह होगा तो वो आप इजीली डिडक्ट कर पाओगे। आप बोलोगे कि सर हम लोग कैसे एरर और फ्रॉड को डिडक्ट करेंगे, तो देखिए यहाँ पे एक ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। ट्रायल बैलेंस में क्या होता है स्टूडेंट्स की, लास्ट में जो ट्रायल बैलेंस होता है, जिसमें आपकी डेबिट साइड होती है, इसमें आपकी क्रेडिट साइड होती है, यहाँ पे हेड ऑफ द अकाउंट होते हैं, सारे अकाउंट्स जो होते हैं वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, लास्ट में जो भी आपका डेबिट है वो आपके क्रेडिट के इक्वल होना चाहिए। तो अगर आपका डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं है तो इसका ये मतलब होता है कहीं ना कहीं आपने कोई गलती कर दी, तो वो एरर्स वगैरह, फ्रॉड वगैरह इजीली आप अकाउंटिंग की हेल्प से डिडक्ट कर सकते हैं। देन व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, वी हैव सीन सेम फंक्शंस वही हो जाएगा। देखिए फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग में क्या हो जाएगा, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करना, जो भी फाइनेंशियल रिजल्ट है उनको यूजर्स और पार्टीज तक पहुंचाना, हमारे बिजनेस के एसेट्स को प्रोटेक्ट करना। अभी हमने पीछे देखा था हम लोग क्या प्रिपेयर करते हैं, बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, और इस बैलेंस शीट में सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज की पोजीशन रहती है। तो कल को कोई भी एसेट अगर यहां से मिसिंग होता है तो हमें इजीली उसका पता चल जाएगा, क्योंकि हमने सारे एसेट्स का रिकॉर्ड मेंटेन कर रखा है ऑलरेडी बैलेंस शीट में। तो हमारे बिजनेस के एसेट्स भी प्रोटेक्ट होंगे। हम लोग इजीली रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे अगर फिक्स करनी है तो वो कर सकते हैं। और यूजर्स को भी अकाउंटिंग हेल्प करता है डिसीजन लेने में। आप ये डिसीजंस ले पाओगे, अगर आपका बिजनेस अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो कहां कहां आपको सुधार की जरूरत है, किन एरियाज में आप लैग कर रहे हो, तो वो आप अकाउंटिंग की हेल्प से इजीली डिसीजन मेकिंग जो मैनेजर्स हैं वो ले पाएंगे। फाइनली ट्रस्टीशिप, ट्रस्टीशिप क्या होता है कि जो ये ऑनर्स होते हैं, जो ये ऑनर जिन्होंने बिजनेस में पैसा लगाया है, अकाउंटिंग उनके पैसे को सही तरीके से यूज करे, सही तरीके से मैनेज करे ताकि उनको प्रॉफिट मिले, तो इसी को क्या बोलते हैं, ट्रस्टीशिप, ठीक है। तो देन वी हैव फंक्शंस, हमने डिस्कस किए, फंक्शंस वही हैं, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, रिजल्ट्स को कम्युनिकेट करना, बिजनेस के एसेट्स को प्रोटेक्ट करना, मैनेजमेंट को हेल्प करना, और ट्रस्टीशिप का भी काम यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड को मेंटेन करना, प्रॉफिट एंड लॉस को फाइंड आउट करना, फाइनेंशियल पोजीशन, बिजनेस के एसेट्स को प्रोटेक्ट करना, डिफरेंट पार्टीज को वेरियस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, बिजनेस की टाइम टू टाइम प्रोग्रेस चेक करना, और एरर्स और फ्रॉड्स को भी बिजनेस में डिडक्ट करना, ठीक है। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। देन व्हाट आर द डिस्टिंक्शन बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। तो देखिए यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा डायग्राम के थ्रू इसको समझते हैं। देखिए ये जो आपका है बुक कीपिंग है, ये जो आपका है अकाउंटिंग है, और ये जो आपका है वो अकाउंटेंसी है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, जब हमने अकाउंटिंग साइकिल पढ़ी थी तो अकाउंटिंग साइकिल में हमने देखा था क्या क्या स्टेप्स होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज इस वीडियो के बाद उस वीडियो को देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करते हो कि फाइनेंशियल है या नॉन फाइनेंशियल है। फिर आप ट्रांजैक्शंस को मनी के फॉर्म में मेजर करते हो, एक्सप्रेस करते हो कि मनी इन्वॉल्व है तो कितना इन्वॉल्व है। फिर आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो, फिर आप ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई करते हो, फिर फाइनली आप ट्रांजैक्शंस को समराइज करते हो ट्रायल बैलेंस में और एनालाइज करते हो, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हो, एंड देन फाइनली जो भी प्रॉफिट एंड लॉस हुए होंगे उनको आप कम्युनिकेट करते हो यूजर्स तक। तो यहां पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इतना जो स्टेप है, इतना स्टेप आपका कहां किया जाएगा, बुक कीपिंग में, और समराइजिंग, एनालाइजिंग और कम्युनिकेटिंग ये आपका कहां किया जाएगा, अकाउंटिंग में। तो जो आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन बुक कीपिंग में किया जाता है, समराइजिंग, एनालाइजिंग और कम्युनिकेटिंग कहां किया जाएगा स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग में किया जाएगा। तो अभी हम लोग जल्दी से इनके बीच में, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं उसको कवर कर लेते हैं। तो देखिए बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना। याद रखेंगे बुक कीपिंग इज ऑल अबाउट मेंटेनिंग द systematic records, only maintaining the systematic records is the main aim of bookkeeping। आप ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करते हो, मेजर करते हो, रिकॉर्ड करते हो और क्लासिफाई, मतलब टिल लेजर, लेजर तक जो आप काम कर रहे हो वो बुक कीपिंग होता है। उसके बाद आप फाइनल ट्रायल बैलेंस बनाते हो, उससे प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हो, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, पीएनएल अकाउंट बनाते हो, बैलेंस शीट बनाते हो, मतलब आप क्या कर रहे हो, समराइजिंग, एनालाइजिंग और फाइनली उन रिजल्ट्स को यूजर्स तक कम्युनिकेट कर रहे हो। तो वो वाला काम जो होगा वो आपका कौन करेगा, अकाउंटिंग करेगा। यहां पे ये प्राइमरी स्टेज है, ये सेकेंडरी स्टेज का काम है। इसका एम है सिर्फ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करना और अकाउंटिंग का एम है प्रॉफिट एंड लॉस निकालना।
इसको जूनियर स्टाफ करेगा, जिसको कम नॉलेज की जरूरत है इसको सीनियर स्टाफ करेगा, इसलिए इसमें ज्यादा नॉलेज की रिक्वायरमेंट है। नॉलेज लेवल यहाँ पे बेसिक नॉलेज चाहिए और यहाँ पे आपको थोड़ी वास्ट नॉलेज चाहिए। इसके अलावा आप एक और पॉइंट याद रखेंगे, ये जो वर्क है ये क्लरिकल नेचर का है, क्लर्क वाला काम है, रूटीन वर्क है, क्लरिकल वर्क है। और ये जो वर्क है वो एनालिटिकल वर्क है, यहां आपको एनालिसिस करना पड़ता है चीजों को, बहुत सोच समझने के चीजों को रिकॉर्ड, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस आप निकालते हो, बहुत सोच समझ के चीजों को करना पड़ता है, इसलिए आपका ये एनालिटिकल होगा। फिर अब तो हमें देखा बुक कीपिंग, अकाउंटिंग। अभी अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी का क्या मतलब है, देखिए आपने यूजर्स तक कम्युनिकेट कर दिए रिजल्ट्स, तो ये हमारा अकाउंटिंग एंड हो गया। अब यूजर्स उस हिसाब से डिसीजन मेकिंग करेगा, तो ये बहुत ज्यादा वास्ट हो गया। उन रिजल्ट्स को देखकर यूजर्स जब डिसीजन मेकिंग करेंगे, इन्वॉल्व करेंगे, डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व करेंगे, तो वो होगा आपका अकाउंटेंसी। ये बहुत वास्ट हो गया, जहां पे डिसीजन मेकिंग ली जाती है, जो भी इंफॉर्मेशन यूजर्स तक कम्युनिकेट की जाती है। अकाउंटिंग सिर्फ क्या करता है, समराइज एनालाइज करता है और फाइनली प्रॉफिट लॉस निकाल के यूजर्स तक कम्युनिकेट। और अकाउंटेंसी क्या करता है, उस इंफॉर्मेशन से डिसीजन मेकिंग का काम करता है। ये नैरो कंसेप्ट है, ये वाइडर कंसेप्ट है, ठीक है। ये बुक कीपिंग पे डिपेंड होता है और अकाउंटेंसी जो है ये आपका बेसिकली अकाउंटिंग पे डिपेंड होता है, ठीक है। इसका एम होता है, अकाउंटिंग का मेन एम क्या होता है, अकाउंटिंग का मेन एम होता है भाई प्रॉफिट एंड लॉस निकालना और उसको यूजर्स तक कम्युनिकेट करना। यहां क्या होता है, जो भी यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस की फिगर अकाउंटिंग ने दी है उसको देखकर डिसीजंस लेने, भाई क्या कहां कमी रह गई, कहां हम लोग पीछे रह गए, क्या डिसीजंस लेने पड़ेंगे बिजनेस के इंप्रूवमेंट के लिए। तो ये सब चीजें जब आप डिसाइड करते हो तो वो आपकी स्टूडेंट्स होती है अकाउंटेंसी। देन वी हैव द ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या ब्रांचेस हैं, तो हमारे पास कौन कौन सी ब्रांचेस है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग फर्स्ट ब्रांच, कॉस्ट अकाउंटिंग आपकी सेकंड ब्रांच, मैनेजमेंट अकाउंटिंग थर्ड ब्रांच, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग फोर्थ ब्रांच एंड टैक्स अकाउंटिंग फिफ्थ ब्रांच। तो जल्दी से 2 मिनट में सबको डिस्कस कर लेते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो ब्रांच होती है जिसमें आप क्या कैलकुलेट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करेंगे और सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स को मेंटेन करेंगे। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग किससे रिलेटेड होती है, टू कीप द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स एंड टू कैलकुलेट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, दैट हाउ मच एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर देयर इन द बिजनेस एंड हाउ मच बिजनेस इज जनरेटिंग द प्रॉफिट। जब ये वाला काम आप कर रहे हो तो दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना। भाई कोई भी बिजनेस, अब मान लो ये बोतल का बिजनेस है, तो इस बोतल को बनाने में कितना खर्चा लगा है उस बिजनेस का, ये कॉस्ट फाइंड आउट करना, ताकि उस हिसाब से हम उसकी सेल प्राइस को डिसाइड कर सके। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का काम क्या होता है, जो भी चीज आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना और टाइम टू टाइम कॉस्ट कटिंग करना। आप जैसे देख रहे होंगे आजकल जो गाड़ियां आ रही है काफी हल्की आ रही है, तो कंपनी क्या कर रही है, कॉस्ट कटिंग कर रही है। तो ये सारा काम किसके अंदर किया जाता है, कॉस्ट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एम क्या होता है, वो सारी इंफॉर्मेशन जो मैनेजमेंट को जरूरी है डिसीजंस लेने में, बिजनेस को कंट्रोल करने में, ऑपरेट करने में, तो ये वाला जो काम होगा वो आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग होगा। मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब ऑल द डिसीजंस रिलेटेड टू द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, ठीक है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आप ये इंश्योर करते हो कि आपके बिजनेस का पैसे का कुछ पार्ट सोसाइटी के वेलफेयर के लिए यूज हुआ हो, जिसको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कीम भी आई है, जिसके तहत हर कंपनी को अपने प्रॉफिट्स का 2-2.5% सोशल वेलफेयर में लगाना पड़ेगा। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का काम होगा कि आप ये इंश्योर करो कि आपका जो बिजनेस है वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी कुछ काम टाइम टू टाइम करता रहे। टैक्स अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग का काम होगा टैक्स कंप्यूटेशन, टैक्स की कैलकुलेशन, कितना जीएसटी आया है, कितना कॉर्पोरेट टैक्स आया, तो टैक्स को कैलकुलेट करना और टैक्स को कहीं ना कहीं सेव करना, टैक्स को कम करना। तो ये वाला जो काम होगा वो किसका होगा, टैक्स अकाउंटिंग का। तो दीज आर द 5 ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। देन व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, तो ये तो अब हमारे लिए बहुत इजी हो गया। एडवांटेज में हमें पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलती है हमारे बिजनेस की, हमें अपने बिजनेस में कितने के एसेट्स हैं और कितने की लायबिलिटीज है, मतलब फाइनेंशियल पोजीशन की डिटेल इंफॉर्मेशन मिलती है, हमें अपने प्रॉफिट एंड लॉस की इंफॉर्मेशन मिलती है, मतलब हमें अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। हम लोग अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को कल को अगर हमारे ऊपर कोई केस फाइल कर देता है तो हम अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को एज अ एविडेंस, एज अ प्रूफ कोर्ट में प्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर अपने को कोई बिजनेस कल को बेचना है तो उसकी वैल्यू भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं हमारे अकाउंटिंग की हेल्प से कि हमारे बिजनेस की क्या वैल्यू है। तो कल को अगर हमें अपना बिजनेस सेल करना होगा तो बहुत इजीली आप अपने बिजनेस को सेल कर पाओगे, क्योंकि अकाउंटिंग के थ्रू आप अपनी वैल्यूज को डिराइव कर पाओगे। तो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, प्रॉफिट लॉस, फाइनेंशियल पोजीशन, सेल और एविडेंस इन द लीगल मैटर्स। देन व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, देखिए लिमिटेशंस क्या है। कई बार जो अकाउंटिंग होता है वो पर्सनल बायस होता है। पर्सनल बायस का क्या मतलब है, देखिए कई बार
हमारी टीचर भी क्या होती है, बायस्ड होती है ना, किसी एक ही बच्चे को बोलती है भाई तुम रजिस्टर लेके आओ, तुम क्लास के मॉनिटर हो, तुम ही ये करो, तुम ही वो करो, तो और बच्चों को गुस्सा आता है, उसी को क्यों बोलती है मैडम हमेशा, क्योंकि मैडम उस बच्चे की तरफ टिल्टेड है, मैडम को लगता है कि वही बच्चा सक्षम है, बाकी सब बच्चे तो नालायक है, तो इसी को बोलते हैं पर्सनल बायसनेस, किसी एक तरफ टिल्टेड होना। तो कई बार जो हमारे अकाउंटेंट होते हैं वो काफी टिल्टेड होते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो रिजल्ट्स होते हैं वो सही नहीं होते हैं, इनएग्जैक्ट हमारे पास रिजल्ट होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो अकाउंटिंग है वो पर्सनल ओपिनियंस के हिसाब से की गई है। सेकंड, अकाउंटिंग जो है वो अकाउंटिंग कंसेप्ट और कन्वेंशंस पे बेस्ड है, इसकी तो जो अकाउंटिंग है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, कुछ कंसेप्ट्स और कन्वेंशंस पे बेस्ड है, ठीक है। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग में जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कई बार वो काफी इनकम्प्लीट होती है, सारी चीजें उसके अंदर कवर नहीं होती। विंडो ड्रेसिंग, अब विंडो ड्रेसिंग क्या होता है ये आपके लिए समझना काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ आप किसी के घर के बाहर जा रहे हो, बहुत अच्छे आपने कर्टेन्स देख लिए, भाई उसके घर में तो काफी अच्छे कर्टेन्स लगे हैं, यहाँ बहुत अच्छा फ्लावर पॉट रखा है, मतलब विंडो को देखते आपके बोलो वाह क्या घर होगा भाई साहब, क्या सुंदर घर है, ठीक है। आप जब अंदर गए उसके घर में तो आपने देखा कि चीजें अस्त व्यस्त है, सब गंदगी है, अब बोलो यार इसको तो खिड़की से देखने से लग रहा था घर बड़ा सुंदर होगा, अंदर आके देखा तो कुछ और ही है, तो ये तो विंडो ड्रेसिंग है। विंडो ड्रेसिंग मतलब विंडो को सिर्फ डेकोरेट कर लिया, अंदर जाके हमने सच्चाई देखी तो वो तो कुछ और ही मिली। तो ऐसा ही विंडो ड्रेसिंग अकाउंटिंग में भी यूज होता है। अकाउंटिंग में विंडो ड्रेसिंग का क्या मतलब होता है, अकाउंटेंट जो होते हैं कई बार बच्चों रॉन्ग प्रेजेंट करते हैं एसेट्स को, भाई हमारे पास ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास बहुत ज्यादा एसेट्स हैं, और जब हम रियलिटी में उस बिजनेस में जाके देखते हैं तो वैसा कुछ भी वहां पे हमें नहीं मिलता, तो इसी को हम लोग बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। आप बोलेंगे कि सर ये क्यों किया गया है विंडो ड्रेसिंग, ताकि इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सके और इजीली इनको लोन मिल जाए, ठीक है, तो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सके और इजीली लोन इनको मिल जाए, इसीलिए ये लोग विंडो ड्रेसिंग करते हैं। तो बताइए अच्छी बात है बुरी बात है, सर बहुत बुरी बात है, जो चीज है उसको दिखाओ ना, गलत चीज क्यों प्रेजेंट कर रहे हो किसी को, तो जब आप गलत फिगर को रिप्रेजेंट कर रहे हो उसी को बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। अनसूटेबल फॉर फोरकास्टिंग, अकाउंटिंग की हेल्प से फ्यूचर में क्या होने वाला है ये आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि चीजें एकदम से चेंज हो सकती हैं, तो अकाउंटिंग की हेल्प से आप फ्यूचर को फोरकास्ट नहीं कर सकते, तो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। लास्ट टॉपिक इज द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। सर जो भी हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, जो भी हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है, जो भी हमारा P&L अकाउंट है, जो भी हमारी बैलेंस शीट है, या जो भी हम लोग जर्नल लेजर ट्रायल बना रहे हैं, उनके अंदर क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, तो बच्चा सबसे पहला जो फीचर होना चाहिए वो होना चाहिए रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब होता है ट्रस्टेबल, जो आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो इस तरीके से प्रेजेंट होनी चाहिए कि उसके अंदर सारी चीजें वेरीफाइबल हो, सब चीजों का प्रूफ हो, कोई चीज उसके अंदर गलत ना लिखी हो, ठीक है, वो उन चीजों को आप वेरीफाई कर पाए, आपके पास उस ट्रांजैक्शन का कोई प्रूफ होना चाहिए, तो जब उसको हम लोग बोलेंगे कि रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मतलब ट्रस्टेबल, आपकी जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो ट्रस्टेबल हो, कोई भी आपने छोटा सा छोटा अमाउंट भी लिखा है तो उसका भी प्रूफ आपके पास होना चाहिए कि एक्चुअल में ये अमाउंट हमने स्पेंड किया है। रेलेवेंस, रेलेवेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी, तो यहां पे आपको क्या करना है, सिर्फ इंपॉर्टेंट और नेसेसरी इंफॉर्मेशन को ही बुक्स में प्रेजेंट करना है, अननेसेसरी वेग बिना मतलब की बेफालतू की चीजों को अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में रिकॉर्ड नहीं करना, क्योंकि इससे अननेसेसरीली जो आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो बल्कि हो जाएगी, उसका कोई मतलब नहीं होगा, इसलिए आप सिर्फ उन्हीं चीजों को रिकॉर्ड करें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बेमतलब की बेफिजूल की चीजों को आप अपने बुक्स में रिकॉर्ड ना करें। उसके बाद अंडरस्टैंडेबिलिटी, आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इतनी लॉजिकली इतने सिंपल तरीके से प्रेजेंट होनी चाहिए कि कोई भी एक बार देखते के साथ ही उसको समझ में आ जाए, आपने इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना अपने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को, कोई उसको समझ ही ना पाए, लोग सोचते रह जाएं क्या लिखा हुआ है ये, उनको समझ ही ना आए, तो आपको बहुत इजीली अपने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को बेसिकली प्रेजेंट करना है। कंपेरेबिलिटी, उसके अंदर कंपैरिजन होना चाहिए, जो भी अकाउंटिंग मेथड पॉलिसीज आपने एक साल लगाई हैं वही आपको आगे आने वाले सालों में भी यूज करना चाहिए, ताकि आप 2 सालों के रिजल्ट्स को एक दूसरे के साथ कंपेयर कर पाए। तो आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इस हिसाब से होनी चाहिए बच्चे कि आप उसको इजीली कंपैरिजन उससे कर पाए, इजीली रिजल्ट्स को कंपैरिजन कर पाए, और वो कभी पॉसिबल होगी जब आपने हर साल सेम मेथड पॉलिसीज लगाई होंगी। अगर आपने मेथड पॉलिसीज को चेंज कर दिया होगा तो सर वहां कंपैरिजन नहीं होगा, ठीक है। एंड यहां पे लास्ट है फेथफुल। फेथफुल का मतलब होता है कि जो भी आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो ट्रू एंड फेयर व्यू देना चाहिए आपकी प्रॉफिटेबिलिटी, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन का, मतलब आपने कुछ भी उसके अंदर रॉन्ग चीजें नहीं लिखनी, कोई भी मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं करनी, ऐसी कोई भी प्रेजेंटेशन नहीं करनी जो गलत हो, रॉन्ग फैक्ट आपने वहां पे नहीं देना, ठीक है, गलत बातें आपने नहीं बताना, फॉल्स नहीं, आपने
गलत नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोलना है अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में। और जब आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में ये सारी चीजें नहीं होंगी, झूठ नहीं होगी, कुछ गलत नहीं होगा, मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, कुछ फ्रॉड नहीं होगा, तो आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पे हम लोग विश्वास कर सकते हैं, मतलब आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन फेथफुल रहेगी। तो ये आपके थे क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स। तो क्या क्या थे याद रखेंगे, एग्जाम से काफी इंपॉर्टेंट बात पूछा जाता है, रिलायबिलिटी, रेलेवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी, कंपैरेबिलिटी एंड फाइनली फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, फाइनली वी हैव कंप्लीटेड इट। पूरा चैप्टर हमने कर लिया, सारी चीजें हमने देख ली कि क्या क्या चीजें हैं। अब आप जाकर उस डेफिनेशन को पढ़ोगे तो आप खुद ही उस डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है वो समझ पाओगे। तो जरूर ये काम करना, जाके उस डेफिनेशन को रीड करना, उसमें क्या क्या लिखा हुआ है खुद ही इंटरप्रेट करने की कोशिश करना। अगर नहीं कर पा रहे हो कमेंट बॉक्स में लिखना, आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेरीज। आपको कोई भी क्वेरीज है तो प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स। और बच्चों सारे चैप्टर की वीडियोस आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। मैं धीरे धीरे ना, अब तो जैसे स्टार्टिंग है मेरी, धीरे धीरे मैं लाइव क्लासेस वगैरह भी कंडक्ट करूंगा, तो जिससे आपको बिल्कुल बहुत अच्छी वाली फील आने वाली है और बहुत इजीली आप अकाउंट्स को कवर कर सकते हो। चलो, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन।